जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का एग्जाम पेपर देने वाले तमाम लाखों छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो में हम आप सभी को सोशल साइंस का एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले 1 से लेकर 80 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन बताएंगे, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। यदि आप भी चाहते हैं सोशल साइंस में पूछे जाने वाले तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले पाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन कैसे देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में जाकर गर्दा उड़ा के आ सके और तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 100% सही लिख के आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल का आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 कठिया प्रणाली किन पे लागू हुई थी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 कठिया प्रणाली सभी किसानों पर लागू की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 2 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। दोस्तों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की बात है, जब पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत ही भारी मात्रा में हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर के आदेश पे गोलियां बरसा दी गई थी। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हंटर समिति। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 हमारा कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। आप सभी को मालूम होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म स्थान बिहार में है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और इसके बाद में अगला सवाल 4 को देख लीजिए कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिला में स्थित है। कहाँ पे? नवादा में। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, नवादा। उसके बाद में अगला सवाल 5 को देख लीजिए। कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो आप सभी को बता दें कि नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार की सीमा से जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगला सवाल 6 हमारा कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बहुदलीय व्यवस्था सरकारों की जरूरत होती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में बहुत सारे दल आपस में मिलकर सरकार का गठन करते हैं, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल 7 कहता है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1977 ईस्वी की बात है, जब भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। आप सभी को बता दें कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। सन 1975 ईस्वी की बात है, जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, जो झूठा साबित हो गया था। और उन्हीं के द्वारा सन 1975 में पूरे देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा लागू कर दी गई थी। उसके बाद में कहता है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 10 का सही जवाब बताइए कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सन 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और वहाँ से बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 ईस्वी में हो गया था। एक और सवाल पूछा जाता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा, टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है, जो 1977 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में कहता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्था की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज संस्था की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी को मालूम होगा कि चंडीगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है, इसलिए क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, चंडीगढ़। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 13 का सही जवाब कीजिए। क्वेश्चन 13 का आंसर कीजिए। संघ सरकार का उदाहरण है। आप सभी को मालूम होगा संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। कौन है जी? अमेरिका है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका।
उसके बाद में कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आप सभी को बता दें कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। फिर सवाल पूछे जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा सन 1935 ईस्वी की बात है जब RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। उसके बाद में क्वेश्चन 15 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन 15 कहता है कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि एक मार्क एक चिन्ह होता है जो तमाम कृषि उत्पादों के मानवीकरण के लिए इस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है एक मार्क। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कृषि होता है, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र से संबंधित सेवा क्षेत्र होता है और तीनों में से 100% एक सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। अगला सवाल कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अधि केंद्र कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 का सही जवाब बताइए कि सुनामी संबंधित है। दोस्तों सुनामी का जो संबंध है वो समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र के जो तल में भूकंप आता है उसे सुनामी कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 19 कहता है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए जो यंत्र की मदद ली जाती है उसका नाम है इंफ्रारेड कैमरा या प्रशिक्षित कुत्ता। उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भूकंप जो है यह एक प्राकृतिक आपदा है। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है। दोस्तों वैसे फसल जैसे धान गेहूँ मक्का जब ये सभी के सभी कौन से फसल है तो ये है जैसे धान हो गया या चावल दे दिया जाता है तो ये सब के सब खरीफ फसल है। जौ की बात करें, गेहूं की बात करें, तिलहन की बात करें तो ये सभी के सभी रबी फसल है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में रबी फसल और खरीफ फसल से संबंधित 1-2 सवाल 100% पूछा जा सकता है। अगला सवाल कहता है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या होता है। देखिए ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है बाढ़ नियंत्रण करना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बाढ़ नियंत्रण। अगला सवाल क्वेश्चन 23 का सही जवाब बताइए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो सन 1935 ईस्वी की बात है जब RBI जो भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है कि भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले 1861 ईस्वी की बात है जब मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है। देखिए संचार सेवा का अंग समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है और टेलीविज़न भी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो याद रखिएगा मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ये सभी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल 27 को देख लीजिए कि वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या होता है। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जी कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। यानी अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जिससे हरित क्रांति का संबंध है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हरित क्रांति होता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और यही एक संस्थागत साधन है जो भारत में मुद्रा को जारी करता है, पैसा को जारी करता है। उसके बाद में क्वेश्चन 30 कहता है बिहार राज्य है। दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है, तो आप सभी को मालूम होगा कि बिहार एक भारत एक गोपालक देश है और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि प्रधान। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। दोस्तों याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय एक ऐसा आय है जो मनुष्य के रहन सहन में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाता है, बहुत ही ज़्यादा स्तर को प्रभावित करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है बिहार में कितने ज़िले हैं। आहा कितना सिंपल सवाल है। याद रखिएगा बिहार में कुल 38 ज़िले हैं और कितने राज्य हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो याद रखिएगा CSO जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है, इन्हीं के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। एक और सवाल पूछे जाते हैं
कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले कब लगाया गया था? तो 1968 ईस्वी लगाया गया था। किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन 34 का सही जवाब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पीछा राज्य है? आहा, कितना अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे ही राज्य बिहार को पीछा राज्य कहा जाता है। उसके बाद में कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य होता है? दोस्तों क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जीवनोपार्जन। जीवनोपार्जन जो है वो आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। उसके बाद में अगला सवाल 36 का सही जवाब बताइए कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? अभी अभी हम आप सभी को क्वेश्चनों के माध्यम से बता रहे थे कि 1868 नहीं बल्कि 1968 ईस्वी की बात है, जब दादा भाई नौरोजी ने, किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी दादा भाई नौरोजी। सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी प्रसिद्ध है और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिन्हें लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। अगला सवाल 37 नंबर सवाल का सही जवाब बताइए कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का कौन सा नाम है? आप सभी को मालूम होगा कि भूमि विकास एक ऐसा बैंक है जो तमाम किसानों को, तमाम भूमिदाताओं को लंबे समय के लिए यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करता है। अगला सवाल 38 कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये प्रत्येक 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 15 मार्च को। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 को देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल 39 कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नकरणीय का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 39 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा अधिक सिंचाई। बहुत सारे बुक में इसका आंसर गहन खेती भी दिया गया है, तो ये भी देख लीजिएगा, हालांकि सही जवाब अधिक सिंचाई हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि सुपानी कृषि प्रचलित है। दोस्तों सुपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। इसके बाद में कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ये क्वेश्चन सेंटर के एग्जाम पेपर में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी बी हो जाएगा बिस्मार्क। उसके बाद में कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? आप सभी को मालूम होगा कि जिस वर्ष इटली का एकीकरण सन 1871 ईस्वी में हो रहा था, उसी समय की बात है जब जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि भी हो गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी 1871। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 को देख लीजिए। उसमें 43 कहता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कितने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल एक और पूछा जाता है कि वाष्प इंजन, जिसे भाप इंजन भी कहा जाता है, तो भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था जी? तो जेम्स वाट ने किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 का सही जवाब बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? आप सभी को मालूम होगा कि सन 1942 ईस्वी की बात है जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया गया था। पूरे भारतवर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था। इसे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, करो या मरो, या कर जाओ या मर जाओ। तो करो और मरो का नारा किस आंदोलन से दिया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सन 1942 में। किसके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला सवाल कहता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दास कैपिटल, जिनकी स्थापना सन 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को लिखा था। और दास कैपिटल एक ऐसा पुस्तक है जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1885 ईस्वी की बात है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल 47 नंबर सवाल करता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। याद है कि हमारे ही जिला जिसका नाम है पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, तो पूर्वी चंपारण जिला में ही महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग करके कौन सा आंदोलन चलाया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उसके बाद में कहता है कि मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा पेपर मिल की स्थापना चीन में हुआ था, कागजी मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले चीन में ही हुआ था और मुद्रण का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ है। क्या होगा जी? क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा चीन। उसके बाद में कहता है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ये क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में जो सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हीराकुंड बांध।
उसके बाद में कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी मानी जाती है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है, याद रखिएगा कि लोहा एक ऐसा खनिज है जिसको उद्योग की जननी मानी जाती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि लोहे का कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो याद रखिएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीटीए 4 प्रकार कोयला के प्रकार होते हैं, जिनमें सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट होते हैं। क्या होते हैं जी? एंथ्रासाइट होते हैं। और सबसे घटिया किस्म की बात करें, सबसे बेकार किस्म की कोयला की बात करेंगे तो पीट हो जाएगा जी, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल से बावन करता है कि गंडक परियोजना है। तो दोस्तों गंडक परियोजना जो है ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो पश्चिमी चंपारण में बेतिया जिला में एक वाल्मीकि नगर पड़ता है, यहीं से संबंधित है गंडक परियोजना, क्योंकि गंडक नदी वाल्मीकि नगर से होकर गुजरती है। अगला सवाल कहता है किन राज्यों से होकर किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। कहता है कि कौन ऐसा भारत का राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वन का विस्तार है। दोस्तों याद रखिएगा पूरे भारतवर्ष में लगभग 60% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे वन का विस्तार है। बिहार में वन का परसेंटेज की बात करें तो 7% हो जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, तो एमपी हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 54 करता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। तो याद रखिएगा कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा भागलपुर जिला। उसके बाद में कहता है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो वर्षा की कमी है, क्योंकि वर्षा में जल की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सूखा का स्थिति उत्पन्न होने रहेगा। उसके बाद में कहता है कि बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो आप सभी को मालूम होगा कि उत्तरी बिहार यानी मोतिहारी से उत्तर जो नेपाल के करीब में जो भी क्षेत्र पड़ता है बिहार का, वो सभी के सभी जो क्षेत्र है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का उत्तरी बिहार बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। उसके बाद में कहता है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो याद रखिएगा एशिया और यूरोप के बीच में जो व्यापार करने के लिए जो रास्ता था उसे रेशम मार्ग कहा गया है। क्वेश्चन का सही जवाब से होगा जी रेशम मार्ग। अगला सवाल कहता है चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वापस कर लिया था। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, उसी के जस्ट बाद 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। लेकिन सन 1922 ईस्वी की बात है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, तो उसी वक्त 1922 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं बल्कि खिलाफत आंदोलन को वापस कर दिया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब से लिखिए, खिलाफत आंदोलन नहीं बल्कि दोस्तों असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के उपलक्ष्य में वापस कर लिया था। अगला सवाल 59 नंबर सवाल का सही बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या इसका सही जवाब होगा जी? तो बी हो जाएगा 1 मई। अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को बता दें कि अभी वर्तमान में प्रेजेंटेशन की बात करें तो 9 केवल ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत में विद्यमान है। क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा जी 9। उसके बाद में क्वेश्चन 61 कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 61 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून पारित हुआ था। अगला सवाल क्वेश्चन 62 कहता है किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। आप सभी को बता दें कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्राहम लिंकन, इन्हीं का कहना था कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है। उसके बाद में क्वेश्चन 63 कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन 63 का सही जवाब से नहीं हो जाएगा 72वां संविधान संशोधन। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, यानी लोकतंत्र भारत में सफल होने में कौन ऐसा चीज़ है जो बाधा उत्पन्न करता है। तो कहीं कहीं पे अशिक्षा भी बाधा उत्पन्न करती है, गरीबी भी बाधा उत्पन्न करती है और बेरोजगारी भी बाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी इनमें से सभी। अगला सवाल कहता है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा बिहार में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद में कहता है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि आयुर्वेद का जनक महर्षि चरक को कहा जाता है, जिन्होंने अपना चरक संबंधी ज्ञान को चरक संहिता में विद्यमान किया हुआ है। अगला सवाल कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो याद रखिएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हम आप सभी को बता दिए थे कि पूरे भारत में वन का प्रतिशत की बात की जाए तो 60% है, केवल बिहार में पूछा जाएगा तो 7% हो जाएगा।
उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑभरक एक ऐसा खनिज है जो अकार्बनिक खनिज भी है और लौह युक्त खनिज भी है। उसके बाद में कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना था कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा था, एंथ्रासाइट, और सबसे घटिया कोयला कौन सा है तो पीट हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो याद रखिएगा रबड़ को नहीं रोप सकते हैं, लेकिन धान को, गन्ना को और चाय को रोपा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा जी रबड़। उसके बाद में कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो कौन सा है? पहला उसमें दिया गया गेहूँ, मकई, जौ और डी में दिया गया धान। इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा? आप जल्दी से वीडियो के लिए चले जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब आप सभी को लिखना होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 72 को देख लीजिए। कहता है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो आप सभी को बता दें कि बिहार में लगभग 60% ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे कृषि की जाती है। यही कारण है कि बिहार को क्या कहते हैं दोस्तों? कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि बिहार में राजगीर में ही रज्जू मार्ग स्थित है, जहाँ पे अभी ग्लास ब्रिज बनाया गया है। उसके बाद में कहता है कि सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, और सासाराम ही एक ऐसा नगर है जहाँ पे शेर शाह सूरी का मकबरा भी स्थित है। अगला सवाल 75 नंबर सवाल को देखिए कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भाखड़ा नांगल बांध से। उसके बाद 76 नंबर सवाल को देखिए सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा भूस्खलन होने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे प्राकृतिक प्रकोप का हमेशा खतरा बना रहता है और यहीं पे सबसे ज़्यादा सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा उत्तराखंड में देहरादून। अगला सवाल कहता है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी बिहार का कौन ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा सूखा के चपेट में आता है? तो क्वेश्चन का सही जवाब उत्तरी बिहार हो जाएगा, और उत्तरी बिहार में ही सबसे ज़्यादा भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला सवाल करता है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी की बात है कि जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और इटली का एकीकरण भी हो गया था। क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। उसके बाद में कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 79 का सही जवाब से डी हो जाएगा अधिनायक शासन। उसके बाद में कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था, और नवंबर 1917 में लेनिन के द्वारा रूस ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन के द्वारा। सो हे दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन में एक हमारा कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले सभी फ्रांसीसी कहे जाते थे। याद रखिएगा हिंद चीन में बसने वाले तमाम फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा कोलोन। उसके बाद में क्वेश्चन 2 हमारा कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा रॉलेट एक्ट की बात की जाए या जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 1919 ईस्वी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया एक काला कानून था, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को बिना साक्ष्य या वारंट कर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उस पर मुकदमा भी चलाया जाता था। यह एक काला कानून था जिसे पूरे भारतवर्ष में काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब से सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है जी कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि जर्मनी के एकीकरण में यदि बिस्मार्क ना होता तो शायद जर्मनी का एकीकरण इतना जल्दी ना हो पाता। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बिस्मार्क। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किए थे। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव है ये सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान
स्थान में पड़ता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा सन 1861 ईस्वी की बात है जब भारत में सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था। कहाँ पे? तो मुंबई में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ये सन 1920 में हुआ था, है ना जी। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उसके बाद में कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा कि हिंद चीन में युद्ध का जो अंतिम दौर चल रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। क्या था? निक्सन था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 कहता है विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री पे नियुक्त कर दिया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कर दिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए कि रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो इससे याद रखिएगा रक्त एवं लौह नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया था, है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बिस्मार्क। अगला सवाल कहता है नई आर्थिक नीति जिसे NEP कहा जाता है यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन 13 कहता है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो याद रखिएगा साइमन कमीशन जो भारत में सन 1928 ईस्वी में आया था, इसी का अन्य नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, साइमन कमीशन। उसके बाद में कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो याद रखिएगा यंग इंडिया पुस्तक नामक लेखक महात्मा गांधी जी हैं। तो हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था। उसके बाद में कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग के द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई किया गया था। उसके बाद में कहता है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? हालांकि ये 12th का क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल हो सके तो आ सकता है। क्वेश्चन 16 याद रखिएगा अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है। उसके बाद में बंगाल का विभाजन कब वापस कर लिया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा सन 1905 ईस्वी की बात है जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उन्हीं के द्वारा सन 1911 ईस्वी की बात है जब बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया और वापस कर लिया गया। क्वेश्चन का सही जवाब 1911 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। सन 1861 ईस्वी की बात है जब रूस में दासत्व प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में कहता है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात है जब 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हमारा कि हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ पे बनाई गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तरी वियतनाम की बात है जहाँ हो ची मिन्ह की सरकार बनाई गई थी। उसके बाद में कहता है कि वार एंड पीस किसने लिखा था? दोस्तों याद रखिएगा वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। क्या है जी? टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दोस्तों सन 1991 ईस्वी की बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सन 1991 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा कि पटना को अजीमाबाद जो नाम है वो अजीमुस्सान ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? अजीमुस्सान ने। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु ने किया था। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और भारत में आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उसके बाद में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था।
उसके बाद भी कहता है कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की यह खासियत होता है जिसमें उत्पादन के तमाम साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 28 कहता है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र का अंग है गैस और बिजली का उत्पादन। उसके बाद में कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो सही याद रखिएगा सन 1971 ईस्वी की बात है जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करेंगे तो टका हो जाएगा। क्या होगा जी? टका हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? याद रखिएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का जो संबंध है वो बांग्लादेश से है। कहाँ से दोस्तों? बांग्लादेश से है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण का लेन देन करती है? तो उसमें 31 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्पकालीन ऋण देन करती है। उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है कि भूमि विकास बैंक कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अल्पकालीन ऋण, यानी कम समय के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला सवाल देखिए कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सन 1989 ईस्वी की बात है जब जवाहर रोजगार योजना को लागू कर दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल कहता है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों मनरेगा की बात करेंगे तो एक वर्ष में लगभग 100 दिन रोजगार देने की गारंटी ली जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग बनाए गए हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी, यानी 582 एक ऐसे राज्य हैं जो उपभोक्ता संरक्षण के लिए राज्य आयोग बनाए गए हैं, 582। उसके बाद में कहता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में की गई थी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 काफ़ी ही सिंपल है और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? देखिए उपभोग व्यय और बचत का जो योग है वो फिर से आय कहलाता है ना जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम यानी आय। उसके बाद में कहता है कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो यहाँ पे आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो क्वेश्चन 37 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी, व्यय, उत्पादन और आय। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए 10वीं कक्षा के जितने भी एग्जाम पेपर में यदि ऑप्शन डी में दिया जाता है इनमें से सभी तो 99% उसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होता है। उसके बाद ये कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन 38 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1868 ईस्वी की बात है जब दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो यहाँ पे 39 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता जो है ये सहकारिता का मूलभूत तत्व है ही नहीं है। उसके बाद में कहता है कि कौन सा गैर आर्थिक आधारित संरचना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वास्थ्य। उसके बाद में 141 को देखिए कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान का 74वां संशोधन नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद में कहता है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो याद रखिएगा बिहार में एक नगर निगम में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो वार्डों की संख्या है वो कितनी हो जाएगा जी? तो कम से कम उसमें 75 वार्ड सदस्यों की संख्या हो सकती है। अगला सवाल कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। तो आप सभी को मालूम होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड में चल रहे पर्यावरण बचाव को आंदोलन को और बढ़ावा दिया और सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य था वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो हम कह सकते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। उसके बाद में कहता है कि नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन क्यों किया गया है? क्योंकि लोकतंत्र की वहाँ पे स्थापना नहीं हुई है। लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए ही नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 44 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? बहुत सारे बुक में इसका आंसर भीमराव अंबेडकर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी जिसे बीएसपी कहा जाता है, जो मायावती का पार्टी अभी लगभग चल रहा है यूपी में, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसकी जो स्थापना है सबसे पहले कांशीराम ने किया था। कितने दोस्तों? कांशीराम ने। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद में कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जब कोई भी विधायक या सांसद अपनी दल को छोड़कर किसी अन्य दल की सदस्यता को ग्रहण करता है उसे दल बदल कानून कहते हैं। दल बदल कानून का जो विरोध होता है, लागू जो होता है वो सांसद या विधायक सभी पे लागू होता है। क्वेश्चन का सही जवाब MP और MLA दोनों हो जाएगा। उसके बाद में कहता है झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। आसान शब्द में कहे तो झारखंड और बिहार का विभाजन कब हो गया था। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है जब बिहार से झारखंड अलग हो गया था। क्वेश्चन में 47 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा इकहरी शासन व्यवस्था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसे याद कर लीजिएगा कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो इकहरी शासन व्यवस्था। उसके बाद में कहता है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की जो संख्या होती है वो 543 होती है। कितनी होती है जी? 543। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख लीजिए कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। यानी सबसे पहले इस बहुत पहले की बात है जब बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब से सी हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद में कहता है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। यानी वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो क्वेश्चन 51 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 1960 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे फिर से एक 12th का हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि इंडिका के लेखक कौन है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल 100% देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कि इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। कौन है जी? मेगास्थनीज है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे बड़ा लोकतंत्र विद्यमान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत में ही मौजूद है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 54 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार एक ऐसा जगह है जहाँ के नागरिक है आंग सान सू की। इसके बाद में कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे जी। जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को पहले से आता होगा कमेंट बॉक्स में आप अपना उत्तर जरूर लिखते चलिएगा। देखिए क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो अलगाववाद है ना जी। अलगाववाद। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। यह एक चिड़ियाघर का नाम है जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ये सितंबर 1987 ईस्वी को अपनाई गई थी। उसके बाद में कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देख लीजिए किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लेटराइट मृदा अर्थात लेटराइट मिट्टी जिसे हम लोग काली मिट्टी कहते हैं इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल शोधक क्षेत्र कौन सा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 60 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो क्षेत्र है वो डिगबोई है। कौन सा जी? डिगबोई है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सा रोपण फसल है। तो यहाँ पे रोपण फसलों की बात करेंगे यानी वो कौन ऐसा फसल है जो रोपा जाता है। देखिए चाय भी रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है और गन्ना भी रोपण फसल है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62 को देख लीजिए कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 1991 ईस्वी की बात है जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उसी समय पूरे भारतवर्ष में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब 1991 ईस्वी में हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। कहाँ जी? बेगूसराय जिला में स्थित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
उसके बाद में अगला सवाल 64 कहता है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके बाद में कहता है कि इनमें से कौन सा अकार्बनिक खनिज है। आप सभी को मालूम होगा खनिज दो प्रकार के होते हैं, पहला होते हैं धात्विक खनिज, तो दूसरा होती हैं अधात्विक खनिज, यानी वैसे खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नगण्य होती है उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे अवरक हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी के सभी अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन भी है और कार्बनिक खनिज भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 65 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी। अगला सवाल देख लीजिए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है। यानी भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 67 कहता है कि कौन कोयला का घटिया किस्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों सबसे उत्तम जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें क्वेश्चन का सही जवाब डी होगा, पीट। तो उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन 68 को देख लीजिए कि भारत में चाय की कृषि सबसे पहले कहाँ पे शुरू की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सबसे पहले असम में शुरू की गई थी। उसके बाद में कहता है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। दोस्तों हम अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज, दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। देखिए पाइराइट में धातु पाया जाता है इसलिए धात्विक खनिज कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, धात्विक खनिज। उसके बाद में कहता है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन भी 100% देखने को मिल सकता है। याद रखिएगा कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र जो है वो तारापुर में स्थित है। कहाँ है जी, तारापुर में। और तारापुर किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में कहता है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कोडरमा का जो संबंध है ये अभ्रक खनिज से है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा जी, अभ्रक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को देख लीजिए। ये दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 72 कहता है किस देश ने ओपेक OPEC की सदस्यता को त्याग कर दी है। तो याद रखिएगा ओपेक की सदस्यता को त्याग करने वाला जो देश है वो कतर है। कौन सा जी, कतर है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कतर। उसके बाद में कहता है कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। आसान शब्द में कहे तो जूट का उत्पादन करने में भारत कौन ऐसा देश है जो सबसे आगा है। तो याद रखिएगा कि हमारा ही देश भारत एक ऐसा देश है जो जूट का उत्पादन करने में सबसे अग्रणी है, सबसे आगा है। उसके बाद में कहता है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है ना जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 74 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आसवन बांध जो है वो नील नदी से संबंधित है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, नील नदी। उसके बाद में कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 100% मैं लिख के गारंटी देकर कहता हूँ कि एक ऐसा सवाल जरूर पूछा जाएगा जिनमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन मानव जनित आपदा है। तो याद रखिएगा वैसी आपदा जो प्रकृति कारणों से घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सभी के सभी प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। और वैसी आपदा जो मनुष्य के कारणों से यानी मानवीय कारणों से घटित होती है, जिसमें जान माल के बाद क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं और कई लोग मर जाते हैं, उसे मानवजनित आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना। तो यहाँ पे क्वेश्चन 75 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा से संबंधित नहीं है। उसके बाद में कहता है विनाशकारी भूकंप से बिहार किस बार प्रभावित हो गया था। आप सभी को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में 1934 ईस्वी एक ऐसा समय है जब पूरे भारतवर्ष में बहुत ही भयंकर मात्रा में भूकंप आया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देख लीजिए कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है। तो दोस्तों बाढ़ के समय उच्च भूमि वाले स्थान सुरक्षित माने जाते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 78वां सवाल कहता है कि भूस्खलन से अभिप्राय है। तो दोस्तों भूस्खलन का मतलब होता है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना और चट्टानों का खिसकना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है आकाशीय प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आकाशीय प्रबंधन का मुख्य घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय लोग, ये सभी है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा जी।
उसके बाद में कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति आयताकार होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का 1 से लेकर 80 तक का ऐसा मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।